Hey guys, Sanjeev here. Welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं ग्रैंड मास्टर गोरमेट का 5th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी पसंद आती है तो प्लीज मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। शैंग को अपने लियू भैया के लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो गई। वो ऊपर वाले से लगातार बस यही दुआ कर रही थी, काश लियू भैया जिंदा रहे। लेकिन जब वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देखती है, तब उसकी वही फिक्र भयंकर ईर्ष्या में बदल जाती है। शैंग रोते बिलखते हुए कहती है, मैंने सोचा था कि तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन तुम भी बाकी लड़कों की तरह एक नंबर के ठरकी निकले। शैंग की सोच की गाड़ी और ज्यादा आगे बढ़ती, इससे पहले अपने लियू भैया उन्हें सारी राम गाथा सुना देते हैं। लेकिन अपनी लियू भैया की बदकिस्मती यही पर आके खत्म नहीं होती कि वे अचानक से ही साइची उठ जाती है और अपने भैया से चिपक जाती है और कहने लगती है, I want more। और इससे अपने भैया के ऊपर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ देर बाद शैंग, साइची और लियू भैया सेलेस्टियल साइको स्कूल के हब गार्डन में होते हैं। अपने भैया शैंग को समझाने की लगातार कोशिश करने लगते हैं कि साइची और उसके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़कियों का काम ये तो होता है एटीट्यूड दिखाना, इसलिए वो तुरंत अपने भैया को फटकार लगा देती है और अपने से दूर कर देती है। और अपने भैया भी शैंग की फटकार सुनकर तुरंत दुपक जाते हैं। तभी वो साइची की तरफ मुड़ती है और बड़ी प्यार से कहती है, सुनो साइची, अगर तुम्हें कभी अच्छे खाने का मूड हो तुम बस मुझे बता देना, प्लीज अचानक से मेरे कमरे में मत आ जाना। साइची भी छोटी बच्ची की तरह बड़े प्यार से उसे हाँ में जवाब देती है। तभी अचानक से शैंग उससे पूछता है, इस गार्डन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये गार्डन तुम्हें कैसा लगता है? मैंने सोचा है कि तुम्हारे नए किचन को मैं यही बनवाऊं। इतना सुनते अपने भैया भौचक्के रह जाते हैं। तभी वो कहते हैं, अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह किसी और की ह्यूमन की? ये सुनते शैंग एक शैतानी हंसी देती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने उससे निपट लिया है। इसके बाद देखते देखते तीनों काका भी जोरों शोरों से अपने काम में लग जाते हैं। अपने नए किचन के बनने की वजह से लियू भैया बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन शैंग तो खुद अपने लियू भैया की जिंदगी में सबसे बड़ी पनौती थी। इसलिए अगले ही पल शैंग लियू भैया की तरफ मुड़ती है और किसी महारानी की तरफ ऑर्डर देती है, मैंने सोचा है कि आज के बाद तुम यहीं पर रहोगे और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें यही ढूंढने आ जाऊंगी। ये सुनकर अपने भैया के तोते उड़ जाते, वो मन ही मन सोचने लगते, अरे ये लड़की मुझे उस 4 दीवारी के पिंजरे से आजाद करने आई थी या मुझे एक दूसरे पिंजरे में डालने आई थी। लेकिन शैंग को अपने भैया के भावनाओं से कहाँ फर्क पड़ता है। वो तो अपने साथ ही साथ साइची को भी लेकर वहां से निकल लेती है और अपने इकलौते दोस्त साइची को भी वहां से जाते देख अपने भैया और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति जागृत करते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, मेरे औरतों से डरने की वजह से यही जगह मेरे लिए परफेक्ट है और मैं जब चाहे यहाँ से फुर हो सकता हूँ। इतना सोचते ही अपने लियू भैया किसी शैतानों की जरा जोर शोर से हंसने लगते हैं। जिसे देख कर कक्का लोग भी मन ही मन सोचने लगते हैं, अब इस नमूने को क्या हो गया। बहरहाल बहुत मेहनत के बाद आखिरकार सभी कक्का लोग मिलकर एक बहुत ही अच्छा सा घर बना लेते हैं। अपने इस काम से मुच्ची काका फुल्ली सेटिस्फाइड थे, लेकिन अपने भैया को ये घर कुछ खास पसंद नहीं आया। अब 20 सालों तुम लोगों ने मेरे लिए ये दूसरा घर बनाया है। इतना सुनना था कि कक्का लोग भड़क जाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं, अब 20 साले तुझ जैसे चूहे को आपके हाथी जैसी जगह चाहिए। लेकिन लियू भैया उनके बातों को मार देते हैं टोटल इग्नोर और चुपचाप उस घर के अंदर घुस जाते हैं। और घर के अंदर घुसने के बाद उन्हें समझ में आता है कि बाहर से दिखने में भले ही एक दूसरा दिखता है, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा है। दरवाजा बंद करने के बाद जब अपना हीरो देखता है कि वो 3 लोग कक्का लोग किसी वफादार कुत्ते की तरह उसके घर के सामने पहरा दे रहे हैं,
तो अपने भैया और कोई रास्ता ना देखते अपने पास में मौजूद एक स्पेटुला उठा लेते हैं। वह दूसरी तरफ सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के आउटडोर में शैंग कहीं पर जल्दी जल्दी से जा रही थी। जाइची के पूछने पर वो बताती है, जाइची अभी के लिए तो बहुत बड़ी सिरदर्द आन पड़ी है। जब वो दोनों ऐसे बात ही कर रहे थे तभी अचानक सेलेस्टियल साइकिल स्कूल का एक बंदा किसी पके हुए आम की तरह उन दोनों के सामने टपक पड़ता है। वहां से थोड़ी दूर सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के एक बड़े से हॉल में एक मैडम बैठी हुई थी। वो अपने हाथों में पकड़े हुए टबैको पाइप से समय समय पर कश लिए जा रही थी और एक के बाद एक अपने मुंह से धुआं फूंक रही थी, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी बंदों की हालत खराब हो रही थी। तभी कमरे में इंटर करती है शैंग और बड़ी गंभीर हाव भाव के साथ पूछती है, मैडम हो जियो, मेरे लोगों को ऐसे तंग करने का क्या मतलब है? लेकिन जियो मैडम उनकी बातों पर जरा सा भी भाव नहीं देती। वो सीधा पॉइंट पे आते हुए उसके सामने एक दस्तावेज पटक देती है। माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। इस वक्त तक मैडम साहब भी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। वो भी बड़ी गंभीर हाव भाव के साथ कहती है, मैं सेलेस्टियल साइकिल स्कूल से लीजन का कर्ज वापस लेने आया हूँ। इतना बोलते वो पास में मौजूद एक बंदे से कैलकुलस लेती है और लग जाती है जोड़ तोड़ करने में और कहती है, वैसे तो शर्त के मुताबिक 3 महीनों के अंदर एक पर्स लौटाने की बात हुई थी, लेकिन अब 6 महीने बीत चुके हैं और अब जोड़ तोड़ करने के बाद रकम पहले से काफी ज्यादा मोटी हो चुकी है और आखिरकार कीमत होती है 4396 सिल्वर टाइल्स। इतना सुनते शैंग क्या हो भाई बदल जाते हैं। तभी लीजन के कुछ बंदे अपने शैंग मैडम को धमकाने लगती है। ऐसे लीजन कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये भी बहुत बड़ी तोप है। ये भी सेलेस्टियल साइकिल स्कूल की तरह 3 ग्रेड एकेडमीज में से एक है। फिलहाल अगर इन बंदों को पता होता कि मैडम जी बात बात में सभी बंदों का भविष्य अंधेरे में डाल देती है, तब ये दोनों भूल से भी शैंग मैडम को धमकी देने की गलती नहीं करती। लेकिन वो नौबत आती ही नहीं, क्योंकि जैसे ही जाइची अपने शैंग मैडम को मुसीबत में देखती है तभी अचानक वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एक बड़े से मुश्तंडे में तब्दील हो जाती है। अपने बीच इतने बड़े पहलवान को देखकर वहां पर मौजूद सभी बंदों की पतलून ढीली हो जाती है। लेकिन तभी अचानक जाइची के ऊपर एक एनर्जी बीम शूट होती है जो जाइची को कई मीटर दूर धकेल देती है। ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि थी मैडम साओ। भले ही वो दिखने में एक सीधी सादी लड़की लगती है, लेकिन असल में वो एक लेवल 8 की वॉरियर। वो कहती है, अब तुम लोगों के पास बस 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन के अंदर सभी कर्ज चुकते नहीं हो तुम्हारा पूरा स्कूल आग में जलेगा। इतना धमकी देते ही वो वहां से अपने लोगों से लेकर तुरंत निकल लेती है। ये सुनकर बैल बुद्धि जाइची गुस्से से भड़क उठता है और शैंग से कहती है, मैम क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? बैल बुद्धि जाइची की बात सुनकर शैंग कहती है, अब तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? वो एक लेवल 8 की वॉरियर है, वो बस खड़े खड़े ही हम दोनों को निपटा देगी। लेकिन कहते ही उनके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। इसके बाद फिर से हमें लिऊ भैया के दर्शन हो जाते हैं, जो अपने स्पेटुला से लगातार खुदाई कर रहे थे। भले ही उन्होंने अपने स्पेटुला से बस एक छोटा सा ही गड्ढा खोदा था, लेकिन इतने में ही उनके पसीने छूट गए थे। अब जिस इंसान ने जिंदगी भर खाना बनाया हो उसके लिए ऐसे दिन मजदूरी का काम थोड़ी ना जचता है। लेकिन वो हार नहीं मानते। अपने सपनों के बारे में सोचते हुए वो खुदाई जारी रखते हैं और खोदते खोदते वो उन्हें कुछ टच होता है। जब वो मिट्टी हटाते तब उन्हें एक दरवाजा दिखता है और उस दरवाजे के नीचे एक बहुत गहरा पैसेज होता है, जिसे देखकर वो पहले तो थोड़ा सा चौंके तो थे, लेकिन अगले पल थोड़ा सा झिझकते हुए एक मशाल लेके वो उसके अंदर जाने लगते हैं। अंदर घोर अंधेरा था और उसी घोर अंधेरे में उन्हें एक स्केलेटन दिखता है, जिसे देखते ही उनकी हवा टाइट हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं, अब एक कहिए किस तरह का जेल तो नहीं जहाँ पर पहले लोगों को सजा दिया जाता था। थोड़ा सा डरे हुए तो थे, लेकिन इस जगह को जानने की इच्छा में वो आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है और जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं अब सामने का नजारा देखकर वो एकदम से भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि सामने तरह तरह के मसालों का अंबार लगा हुआ था। आसान शब्दों में वो एक पूरी तरह से किचन था और तो और वहां पर महंगी शराब भी मौजूद थी।
और ऐसी शराब जो सालों साल बीतने के बाद भी अच्छी रहती है। इन सभी चीजों को देखने और परखने के बाद लियू भैया समझ जाते कि उन्हें इस दुनिया के बारे में अभी बहुत कम पता है, लेकिन वो फिर इन सभी चीजों से अपना ध्यान हटाते और अपने स्पेटुला को लेकर लग जाते खुदाई के काम पर। लेकिन इस बार खोदते खोदते वो वहां आ जाते हैं जहाँ पर यूएन को शैंग ने कैद करके रखा हुआ था, और खोदते खोदते अपने लियू भैया सीधा यूएन के ऊपर गिरते हैं। अब भाई पता नहीं कि ऊपर वाले ने कौन सा गांजा फूंक के अपने लियू भैया की किस्मत लेके देखी। अपने भैया जब भी उस चीज से दूर भागने की कोशिश करते थे, वो चीज खुद ही अपने आप ही अपने लियू भैया के पास आ जाती है। वो होता है एनकाउंटर विद वुमेन। इसलिए जैसे लियू भैया यूएन के ऊपर गिरती है, वो देखते कि वो ना ही सिर्फ उसके ऊपर गिरी है, बल्कि वो तो उनके बूब्स को भी दबा रहे हैं। जैसे ही उन दोनों को एहसास होता है कि असल में हो क्या रहा है, वैसे ही वो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तभी यूएन गुस्से से बरसते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ पर मेरे हालत के ऊपर मजाक उड़ाने के लिए आए हो? अपना हीरो तुरंत उस फटे ढोल का मुंह बंद करवा देती है और कहती है, अबे मेरी बात तो सुन। इसके बाद लियू भैया सबको समझाने की कोशिश करती है कि कैसे वो भी इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ सुनने के बाद आखिरकार यूएन मान जाती है और उसे बाहर जाने का रास्ता बता देती है, और अपने भैया भी बिना ज्यादा वक्त गवाए शुक्रिया कह के तुरंत वहां से निकल लेता है। लेकिन भाई साहब, अपने भैया की किस्मत ऊपर वाले ने बड़ी बुरे मूड में लिखी थी। इसलिए जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो देखते कि उन्हीं के रास्ते में शैंग और जाइची आ जाती है, जिसे देखते ही लियू भैया तुरंत उल्टे पैर भाग लेते हैं। इससे पहले यूएन की सोचती या समझ पाती, लियू भैया इसी के चादर में घुस जाते हैं। तभी कमरे में एंटर करती शैंग और जाइची, और यूएन को ऐसी हालत में देखकर वो दोनों तुरंत पूछते हैं, अब क्या तुझे ठंड लग रही है? सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए बेचारी करती भी क्या, इसलिए मजबूरी में हाँ में सिर हिला देती है। लेकिन भाई साहब, चद्दर के अंदर सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि अंदर यूएन के बड़े बड़े बूब्स अपने भैया के चेहरे को लगातार दबाए जा रहे थे, और अपने भैया भी इससे लगातार परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी बाहर शैंग कहती है, मुझे लगता है तुम अपनी गलती को समझ चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गलती सुधारने का कम से कम एक मौका तो जरूर देना चाहिए। इतना कहते शैंग शुरू से लेकर अंत तक लीजन से उनके झगड़े के बारे में सब कुछ बता देती है, और कहती है, तुम्हें 3 दिन के अंदर एक पॉइजन ट्रैप बनाना होगा जिसके अंदर हम उन लीजन के लोगों को फंसा सकें, और आज रात तक मुझे वो पॉइजन तैयार चाहिए। यूएन हमें जवाब देती है। उसके बाद शैंग यूएन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यूएन अपनी जगह से हिलती भी नहीं, और इस बात से शैंग फिर से भड़क जाती है। इसलिए वो जाइची को यूएन को ले आने के लिए कहती है, और जाइची भी थी अपनी काम की पक्की। वो एक मोटी सी रस्सी लेती है और उसी चद्दर के साथ यूएन को पूरा पैक कर देती है, और इसी के साथ यूएन और अपने भैया के बीच जो थोड़ी सी भी गैप थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। दोनों के बीच से अब हवा भी नहीं गुजर सकती थी। बहरहाल उसे ले आकर जाइची सीधा यूएन को एक कमरे में पटक देती है और तुरंत शैंग के साथ वहां से निकल लेती है। बाहर निकलते ही शैंग कहती है, तो एक काम करो, तुम तैनात जाओ, क्योंकि इस बार सच में मुझे तैंचू की एक मदद चाहिए। और वह दूसरा बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार यूएन उस चद्दर से निकलने में कामयाब हो ही जाती है, लेकिन इस काम में उस बेचारी की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। लेकिन अपने भैया की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। वो तो मन ही मन बस एक ही बात दोहरा रहे थे, वुमेन टच। लियू भैया को बेहोश देखकर यूएन भी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देती। वो तुरंत एक खंजर निकाल लेती है और अपने भैया को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही अपने भैया जाग जाते हैं, और इस बार भी अपने भैया सीधा यूएन के सामने होते, और ना ही उसके सामने होती है, वो फिर से यूएन के उन बड़े बड़े संतरों को दबा देते हैं। दोनों को जब एहसास होता है कि असल में हो क्या रहा है, तब दोनों फिर से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तभी अपने भैया पूछते हैं, अबे तो पीछे छुपा क्या रहा है? लेकिन शैंग उसे तुरंत नकार देती है। बहरहाल अपने भैया उस पर ज्यादा भाव नहीं थे और वहां से निकलने लगते हैं।
लेकिन निकलते वक्त वो युआन को गोल्डन सनबोल्स की रेसिपी भी दे जाते हैं, जिसके बाद अपने लिए तुरंत वहां से निकल लेते हैं। निकलते समय उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए थे। वो चिल्ला कर कहते हैं, आखिरकार 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 मैं आजाद हूँ। लेकिन अब बेचारे को क्या पता कि ऊपर वाले का मूड भी खट्टा था, इसलिए उनकी किस्मत भी खट्टी ही निकली। इस कारण अचानक से उन्हें जाइची की आवाज सुनाई देती है। वो अपने लियू भैया से कहती है, क्या तुम भी मेरी तरह टेंट हाउस जा रहे हो? तो चलो साथ में चलते हैं। जिसे सुनकर अपने भैया करते भी तो क्या, इसलिए मजबूरी से ही वो उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं और फिर से अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। तभी जाइची बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? दुखी मन से अपने भैया कहते हैं, ये आंसू खुशी के हैं पगले। इसके बाद देखते ही देखते वक्त बीतने लगता है और जाइची भी गाड़ी में चलते चलते लियू भैया को अब तक होने वाली सारी घटना की राम गाथा सुना देती है। और तब हमें पता चलता है कि लीजन ना ही सिर्फ टेंट हाउस और सेलेस्टियल साइकिल स्कूल की तरह इन 3 ग्रेट एकेडमी से एक है, बल्कि वो इस पूरे लैंड के जुए के अड्डे और लैंडलॉर्ड के मालिक भी हैं। तभी आखिरकार लियू भैया जाइची से पूछ ही लेती है, अच्छा अब तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के ऊपर इतना बड़ा कर्ज कैसे आ गया। जिसे सुनकर जाइची थोड़ा सा झिझकते हुए कहती है, वो असल में बात ये है ना कि सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर ने पिछली बार जोश जोश में जुए में 3000 सिल्वर टाइल्स गवा दिए थे। और बस इससे सुनते अपने लिए भैया भी अपना सिर पीट लेती है। बातें करते करते वो लोग आखिरकार टेंट हाउस पहुंच जाते हैं। जब लियू भैया टेंट हाउस के मजिस्ट्री को देखकर उसे निहार ही रहते तब भी अचानक उन पर हमला हो जाता है, लेकिन जाइची उसे तुरंत बचा लेती है। और तभी सामने आती है तो छोटी छोटी लड़की, जिनमें से एक का नाम है हाइदू और दूसरे का नाम है बाइदू। तभी हाइदू बाइदू उन्हें लौट जाने को बोलती है, जिसे सुनकर जाइची भी तुरंत उन्हें बताती है, हमें लॉर्ड तेंगचू से मिलना है। इसे सुनकर पहले तो वो दोनों थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन फिर परमिशन मांगने के लिए वहां से चले जाते हैं। और वहां दूसरी तरफ टेंट हाउस के बड़े से हॉल में एक बड़ी सी मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर हमें ये पता चल रहा था कि लीजन और सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के झगड़े के बारे में यहीं पर भी पता चल चुका था। वो लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि कैसे इस बात का फायदा उठाया जाए। लेकिन वह दूसरी तरफ टेंट हाउस के होने वाले हेड तेंगचू को तो इस बार की जरा सी भी परवाह नहीं थी। वो तो अपने आप को निहारने नहीं लगे थे और उसकी इस हरकत को देख देख कर एल्डर्स भी गुस्से से भड़क उठ रहे थे। तभी वहां पर आ जाते हाइदू बाइदू। पहले तो वो उनके मीटिंग के बीच में आने के लिए उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बताते हैं कि उनसे कौन मिलने आए हैं, वैसे ही अपने लियू भैया का नाम सुनते ही तेंगचू हवा की रफ्तार से उस हॉल से फुर्र हो जाते हैं, जिसे देख कर वह के सबसे बड़े एल्डर को लग जाती है जोर की मिर्ची। वो अपने लोगों से चिल्ला कर कहता है, साथियों क्या हमें इस तरह का लीडर चाहिए? वहां पर मौजूद बाकी एल्डर्स चिल्ला कर कहते हैं, नहीं नहीं हमें ऐसा एल्डर नहीं चाहिए। और तभी सबके सामने आती है एक लड़की। ये थी तेंगचू की बहन तेनरैंग, और ना ही वो उसे दिखने में बहुत ही ज्यादा मोटी थी, बल्कि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत, बेहद ही वाहियात। वो कहती है, अगर आप चाहे तो मैं टेंट हाउस की अगली लीडर बन सकती हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा एल्डर थोड़ा सा झिझकता है। भले ही उसे पता है कि तेंगचू की बहन तेनरैंग तेंगचू की तरह मोटी बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़की हद से ज्यादा कमीनी थी। इसी बात से वो बूढ़ा एल्डर बहुत ज्यादा झिझक रहा था, लेकिन वहां पर मौजूद बाकी एल्डर इस बात को तुरंत मान लेते हैं। इतना सुनते ही तेनरैंग तुरंत टेंट हाउस के सिस्टर असैसिन्स को बुला लेती है, जिसे देखकर वो बूढ़ा एल्डर एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। वो पूछते हैं, अबे तो इनसे क्या करवाने वाली है? जिसे सुनकर तेनरैंग बस एक शैतानी हंसी देती है और कुछ ऐसा करती है जिसमें वहां पर मौजूद सभी के सभी असैसिन गर्ल्स अपने लियू भैया के जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, कैसे अपने लियू भैया तेनरैंग के पीछे इस जाल से बाहर निकल पाएंगे?
और क्या उनकी कुकिंग स्किल इसमें उनकी कोई मदद करेगी? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी की ग्रैंड मास्टर ऑफ गोurmet। गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना।